प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने हाई स्कूल परीक्षा 2023 के लिए आपके लिए मॉडल पेपर जारी किया है, जो कि बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इस विषय का हम समाधान यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें आपका सामाजिक विषय है। चलिए इस विषय के समाधान को हम देखते हैं, और इसके निर्देश जरूर देख लें, क्योंकि ये निर्देश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न हमेशा चेंज हो रहा है आपका हर साल। यहाँ पर जो है आपको बताया गया है कि 1 से लेके 5 तक के प्रश्न जो है एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसमें 6 से लेके 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प रहेंगे। और इसके बाद जो है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से लेके 17 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आवंटित हैं, यानी कि 6 से लेके 17 जो प्रश्न रहेंगे वो 2-2 अंक के रहने वाले हैं। और शब्द सीमा भी इसने 30 शब्द दे रखी है आपको। इसके बाद जो है इसमें बताया गया कि 18 से लेकर के 20 प्रश्न, जो 2 प्रश्न आप 18, 19, 20 3 प्रश्न जो है ये 3 अंक के निर्धारित किए गए हैं। इनकी शब्द सीमा 75 शब्द दी गई है। और इसके बाद 21 से लेकर के 23 प्रश्न जो हैं, ये प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे, और इनकी शब्द सीमा 120 शब्द निर्धारित की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को। और आपके सभी मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। बीच में उसके निर्देश आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेरियर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके केरल में है। तो यहाँ पे अ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, हीराकुंड परियोजना संबंधित है। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका महानदी बेसिन से संबंधित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे, जिसमें आपसे पूछा गया है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो सभी ने पढ़ा है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुई थी। तो यहाँ पर जो है 1789 जो है इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट आप सभी को पता है अच्छी तरह से कि ये सन 1919 में पारित किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, कोलकाता के द्वारकानाथ टैगोर 1830-40 के दशक में प्रसिद्ध थे। किस लिए प्रसिद्ध थे? वो एक उद्यमी के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर के रूप में प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर जो है आपका स ऑप्शन करेक्ट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है। तो ये कौन करता है हर साल जारी? तो इसको जारी करने का अधिकार जो है यूएनडीपी को है। तो यहाँ पर जो आता है आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका ये एमसीक्यू इंग्लिश में है, और इस प्रश्न पत्र में इंग्लिश में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं, यानी कि इसका कन्वर्जन जो इंग्लिश में किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न की अगली श्रृंखला के ऊपर। और यहाँ पर जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर फिर आपको 6 अंक मिलेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपके लिए इजी पैटर्न बनाया गया है, और बहुत ही रोचक पैटर्न है, जो आपको आसानी से नंबर उपलब्ध करवा सकता है अगर आप पैटर्न को ढंग से समझते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न जो है, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं। और इसमें भी हिंदी के जो खालिस्तान दिए गए हैं इनमें भी मिस्टेक्स हैं, और यहाँ तक कि एक शब्द के उत्तर जो देने हैं वहाँ पे भी मिस्टेक्स हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। क्या कहते हैं हम उसको? धर्म निरपेक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? धर्मनिरपेक्ष हम इसको कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले खालिस्तान थे। तो इससे पहले वे कहाँ थे, ये पूछना चाहिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में फिर से मिस्टेक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। इसके बाद आते हैं तीसरे प्रश्न पे, औसत आय को खालिस्तान आय भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पर भी प्रश्न मिस्टेक है, प्रश्न होना चाहिए औसत आय को खालिस्तान आय भी कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो हम कहेंगे औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे, बेल्जियम में खालिस्तान सरकार है। तो यहाँ पर मतलब पूछा गया है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर, बेल्जियम में जो है सामुदायिक सरकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामुदायिक सरकार है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान उत्तरदायी है। तो प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी है, इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए। फिर से यहाँ मिस्टेक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनता के प्रति उत्तरदायी है।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के खालिस्तान देश में शुरू हुई। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई थी? ब्रिटेन में, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ब्रिटेन में या ब्रिटेन देश में शुरू हुई। इसके बाद आते हैं, ब्रिटेन लिखिए या इंग्लैंड लिखिए, बात एक ही है, इसके लिए घबराना नहीं है कि ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही है, जैसे भारत और इंडिया एक ही है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी भर सकते हैं। इसमें आपका पहला है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन द पर्सन इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम सेकुलरिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915, इट्स अर्लियर देयर वर। अब यहाँ पे देखो मिस्टेक है क्वेश्चन में, लेकिन हमने हिंदी में पढ़ा तो हमारे को पता है कि इससे पहले वो कहाँ थे, तो वो थे साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर साउथ अफ्रीका। और एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड। तो अभी हमने बात किया एवरेज इनकम को हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बेल्जियम डैश देयर इज गवर्नमेंट। तो इन बेल्जियम डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट ये होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे कैसी गवर्नमेंट है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सामुदायिक गवर्नमेंट है, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर कम्युनिटी गवर्नमेंट है। इसके बाद द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज डैश रिस्पॉन्सिबल। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है? टू द पीपल, और जो हम बोल सकते हैं टू द पीपल बेस्ट रहेगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। इसके बाद जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल इन यूरोप टेकन इन ब्रिटेन, और आप इसको लिख सकते हैं इंग्लैंड, ठीक है। तो ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही बात है। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें पूछा है, भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है। सभी को पता है भारत का सुनहरा रेशा जो है जूट को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जूट। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसमें पूछा गया है, सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है? तो सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है वो संचार तंत्र में शामिल होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा संचार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? सभी को पता है यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत संग्रह। अब ये क्वेश्चन आधा अधूरा छोड़ दिया है। तो जनमत संग्रह क्या होता है? ठीक है, जनमत संग्रह का अर्थ बताइए, इस तरह से इसको बोलना चाहिए था, लेकिन इसने आधा अधूरा प्रश्न यहाँ पे दिया है, कोई बात नहीं। तो जनमत संग्रह जो है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, जनमत संग्रह कहलाता है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया, जमशेदपुर प्रसिद्ध है। तो सभी को पता होगा जमशेदपुर जो है प्रसिद्ध किस लिए है? लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लौह इस्पात। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, वैध शासन। अब ये भी आपका आधा अधूरा क्वेश्चन छोड़ा है। तो वैध शासन किसे कहते हैं, या वैध शासन का अर्थ बताइए, इस तरह से ये क्वेश्चन होना चाहिए था। तो हमने कहा है कि वैध शासन वह व्यवस्था है जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है, यानी कि कानूनी रूप से लोग जो है वोट दे करके जो सरकार बनाते हैं वही वैध शासन व्यवस्था या वैध सरकार कहलाती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखिए, सत्य असत्य की जांच करनी है हमें। तो सत्य असत्य में आपको सबसे पहले बताना है, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, क्या ये बात सही है? आपको सत्य और असत्य लिखना है बस। तो विनिर्माण उद्योग कौन से होते हैं? द्वितीयक क्षेत्रक में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक के जितने भी चीज़ें हैं उनको द्वितीयक क्षेत्रक में जब बनाया जाता है, बड़े स्तर पर हम उसका उत्पादन करते हैं, तो उसको विनिर्माण उद्योग कहते हैं। और जो है ये आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका क्या है? कथन सत्य है। तो हमारा आंसर होता है इसका सत्य, ठीक है। तो हम इसका सत्य आंसर लिखेंगे, तो हम इसको सत्य कर देते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना सन 1919 में की, क्या ये बात सही है? तो अगर आपने पढ़ा है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना सर 1909 में की थी, तो ये बिल्कुल सही है, सत्य वचन है। तो ये भी हमारा सत्य है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, रिंडरपेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैला था, क्या यह सही बात है? तो यस, रिंडरपेस्ट पशु रोग था और ये 1890 में ही फैला था। तो इसका आंसर भी होता है सत्य। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया आपसे,
पूछा गया है शिक्षक, वकील, पुलिस व डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान करती हैं। तो देखिए, शिक्षक, वकील, पुलिस, डॉक्टर, यातायात, सड़क सेवाएं, ये सारी तृतीय क्षेत्र के जो है क्रियाकलाप है, जिसमें आपका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं होता है। सेवा क्षेत्रक इनको बोलते हैं, उत्पादन क्षेत्रक द्वितीय क्षेत्रक को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, उत्पादन क्षेत्रक जो है हम द्वितीय क्षेत्रक को बोलते हैं। और ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या ये आपके इसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के प्रत्यक्ष रूप से जो है योगदान बनाते हैं, तो नहीं, ये सेवा क्षेत्रक है, यानी कि सेवा देते हैं, और ये तृतीय क्षेत्रक यानी तीसरे क्षेत्रक में आते हैं। तो इसका मतलब है ये कथन जो है आपका असत्य है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। तो यहां पर क्या बात हो जाएगी, बिल्कुल सत्य बात है कि महिलाओं के लिए जो है 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं पंचायत सभाओं में। तो यहाँ पे सत्य हो जाएगा ये। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है। तो लोकतंत्र का आधार बिल्कुल नागरिकों की गरिमा और आज़ादी की रक्षा करना है। तो ये भी बात क्या है, सत्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है सत्य असत्य का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सही जोड़ियां हमें बनानी है, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। सबसे पहले हम बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको हम किससे मैच करेंगे, ये हमें सारे ऑप्शंस देखने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर अगर हम सामने इसके ऑप्शन देखें तो इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खाता है। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये कैसा उद्योग है, ये संयुक्त उद्योग है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसको हम संयुक्त उद्योग से मिलाएंगे और देखेंगे कि संयुक्त उद्योग जो ई है इससे इसको मैच करना होगा। तो हमारा जो इसका आंसर किस तरह से, अगर मैं डायरेक्टली इसको लाइन से मैच करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो ये हमारा संयुक्त उद्योग जो है आपका ई से मैच हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका की राजधानी। सभी को अच्छी तरीके से पता होगा श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो वो है कोलंबो। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन से ये आपका मैच हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, तूतीकोरिन पतन जो है ये कहाँ पर है। तो तूतीकोरिन पतन जो है आप सभी को पता है ये तमिलनाडु में है, मैप वर्क में भी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पालन ये कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है। ठीक है, मैंने बताया प्रकृति से जुड़ी सारी सेवाएं प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन से इसको मैच कर देंगे। अब आता है हमारा बैंकों का बैंक कौन है। तो बैंकों का बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर हमारा इससे ऑप्शन डी से मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 5 को। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, अंतिम अपने पास बच गया, और इसका सीधा आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन जो है 1920 में है। तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन बचा लास्ट का, और ऑटोमेटिकली वो मैच हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जितने आते हैं आप पहले उनको मैच करें, और जो जो नहीं आते हैं उनके लिए घबराएं नहीं, पहले जो आते हैं उनको मैच करें, ऑटोमेटिकली जो बचेंगे वो मैच हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो है पहला यानी कि बड़े प्रश्नों पे आ चुके हैं, और ये 2 अंक के प्रश्न है। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे ये छोटे छोटे प्रश्न मिला करके आपको काफ़ी नंबर देने वाले थे, यानी कि लगभग 30 नंबर आपने प्राप्त कर लिए एक एक नंबर के दौरान। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो 5 हमने देखे, ये पांचों प्रश्न जो है ये आपके एक एक नंबर के थे, और सभी पांचों प्रश्न में 6-6 विकल्प आपको दिए गए थे, यानी कि हर प्रश्न 6 नंबर का था। तो 5 प्रश्न अगर आपने 6-6 नंबर के किए हैं तो आपने यहाँ से टोटल अंक अर्जित कर लिए 30, यानी कि अब तक आपने यहाँ तक आते आते 30 अंक अर्जित कर लिए। तो इस तरह का पेपर आपको मिलेगा, बहुत बेहतरीन पेपर डिज़ाइन किया गया है। मैं इसमें बिल्कुल भी बोर्ड को कहूँगा कि उनका धन्यवाद दूंगा कि 30 अंक जो है आपको केवल MCQ 1 नंबर लिखने के और मैचिंग कॉलम के और सत्य असत्य की जांच से ही दे रहा है, जो कि बच्चे के रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए 100% सही है। और इस पैटर्न को मैं मानूंगा कि अगले साल भी रहे, बहुत बेहतरीन पैटर्न है बच्चों के हिसाब से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, ध्यान दीजिएगा और प्रश्न को समझ लीजिएगा, क्योंकि केवल आपके वीडियो देखने से और केवल उत्तर प्राप्त करने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझाने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए हर चीज़ को व्याख्या करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 6, संसाधन के प्रकार लिखिए। तो संसाधन के प्रकार आपको पूछा गया है। ठीक है, तो संसाधन के प्रकार जो है ये अलग अलग जो है प्रकार होते हैं, और इनको वर्गीकरण के रूप में अलग अलग माना जाता है। और इसी के ऑप्शन में दिया गया है मृदा संसाधन क्या है ये भी बताना है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, पूरी श्रृंखला का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। केवल आप ध्यान रखेंगे कि आप सभी प्रश्न को याद करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना होता है। जब भी और ऑप्शन आएगा तो और ऑप्शन के ऊपर वाला कीजिए या और ऑप्शन के नीचे वाला कीजिए, बस आपको केवल एक ही प्रश्न करना होगा। लेकिन हम मॉडल पेपर में सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे ताकि आपसे एक भी प्रश्न छूटे ना, और पढ़ने में कोई गलती ना हो पाए, और याद करने में भी कोई
गलती ना हो पाए और कल के दिन ये भी ना हो कि आपने ये प्रश्न ना पढ़ा हो और केवल वही आ जाए, तो फिर आपके साथ क्या होगा। तो इसलिए हम दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो संसाधन का प्रकार सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि ये विकास के स्तर के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। तो इसमें आता है संभावी और विकसित भंडार और संचित कोष। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। समाप्यता के आधार पर, यानी जो समाप्त होने वाले होते हैं, उनको हमने नवीनीकरण और अनवीनीकरण योग्य माना है। और उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन माने जाते हैं। तो आपको कम से कम 2 से 3 जो भी आपको याद रहता है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण लिखना है आपको, जैव और अजैव लिखना है, ठीक है। संभावी और जो है आपका कह सकते हो संचित कोष, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं कहूँगा ये सारे चीज़ें ये आपको लिखना है। संसाधनों का वर्गीकरण इसी प्रकार किया जाता है। इसके अथवा पाठ में मृदा संसाधन क्या है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे। मृदा संसाधन जो है क्या होता है, देख सकते हैं। मृदा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों का विकास करती है और लाखों जीवों का पोषण करती है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन आदि क्रियाएं मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती है। और मृदा संसाधन जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ से बनी होती है। तो इस तरह से आप मृदा संसाधन को डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न में ऐसा लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, तो आप कोई भी एक आधा लाइन अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, संपूर्ण आंसर दे रहे हैं, आपको इतने लिखने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी आप एक आधी लाइन कम लिखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन लाइन कौन सी नहीं लिखनी है ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइनें लिखी गई है सारी की सारी महत्वपूर्ण दी गई हैं। बढ़ते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। 7वें प्रश्न का पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, जलोढ़ मिट्टी क्या है। और दूसरा इसी के और ऑप्शन में पूछा गया है, संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान क्या हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जलोढ़ मृदा क्या है या जलोढ़ मिट्टी क्या है। तो जलोढ़ मिट्टी है, यह नदियों द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी है। ठीक है, साथ ही साथ इस मिट्टी में पोटास की बहुलता यानी कि अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है, काफी उर्वरक होती है ये। और यह मिट्टी जो है भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पे पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम आपको दे चुके हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। अगला जो इसका दूसरा प्रश्न पूछा गया है, संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं, तो उसकी बात करते हैं। संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना। ठीक है, ये सोपान है संसाधन नियोजन, यानी कि संसाधनों को बचाने के लिए। तो संसाधन के विभिन्न प्रदेशों में जो है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करते हैं और उसका सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में सर्वेक्षण के पश्चात क्या क्या करते हैं, मानचित्र तैयार करते हैं और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक आधार पर मापन और आकलन किया जाता है। उसके बाद संसाधन जो है विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जो है उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी टेक्निकल कौशल एवं संस्थागत और नियोजन की रूपरेखा तैयार होती है। जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ लिखें, लेकिन आपको जो है इसमें से कम 2 से 3 पॉइंट जरूर लिखने हैं। जितने अंक का प्रश्न है उसके हिसाब से आपको उतने पॉइंट लिख देने हैं। तो आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट इस प्रश्न के लिए उत्तर में लिखने होंगे। इसके बाद जो है आप इसमें अंतिम पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता तो इसको सारे को लिखना होता। अगर आप 2 नंबर की बात करें तो मैं कहूँगा आप 3 पॉइंट लिख दें, पहला, दूसरा और तीसरा, या पहला, दूसरा या चौथा। ठीक है, और चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं, राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना जो है संसाधन नियोजन का सोपान है। तो यहाँ पे 4 सोपान हमने आपको दिए हैं। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 7 होता है कंप्लीट। आते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न जो है ये क्या है, झूम खेती क्या है। और इसका अथवा में पूछा गया, रबी और खरीफ की फसलों के 5-5 नाम आपको देने हैं। सबसे पहले झूम खेती की बात करें तो झूम खेती क्या होती है, तो झूम खेती एक आदिम प्रकार की यानी कि आदिवासी प्रकार की खेती है, जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण जैसे कि लकड़ी के हल होते हैं उससे जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। और फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करती है, इसमें जो खाद अलग से नहीं डाली जाती है, तो फसल जो है पूरी तरह
प्रकृति पर निर्भर करती है और उत्पादन बहुत ही कम हो पाता है। और इस तरह की खेती जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। तो ये हो गया आपके झूम खेती का आंसर। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, अथवा में क्या पूछा गया है, देखिए रबी और खरीफ की फसलों के 5-5 एग्जाम्पल देने हैं। तो इसमें से आप 5 एग्जाम्पल आराम से देख सकते हैं। रबी की प्रमुख फसलों में हम बता सकते हैं कि जौ होता है, मटर होता है, चना होता है, अलसी होता है और सरसों होता है। और भी फसलें हैं लेकिन हमने 5 फसल अपने हिसाब से लिखी हैं। खरीफ की फसलों में हम धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट आदि को शामिल करते हैं। अगला जो है क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, विनिर्माण क्या होता है। ये द्वितीयक क्षेत्रक का काम होता है। प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पादित मालों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है। और जो है संयुक्त उद्योग क्या है, तो संयुक्त उद्योग जो है 2 जनों के मेल से जो है ये उद्योग किया जाता है, जिसमें गैर सरकारी और सरकारी संस्था दोनों ही शामिल होती हैं। तो विनिर्माण को अगर हम लिखना चाहें तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को हम विनिर्माण कहते हैं। जैसे कपास से कपड़ा तैयार करना, या गन्ने से चीनी बनाना, या लो अयस्क के लोहा बनाना, या बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाना, ये सारे के सारे क्या है, विनिर्माण कहलाते हैं। इसके बाद इसके अथवा पाठ में संयुक्त उद्योग क्या होता है। तो संयुक्त उद्योग को देखिए, संयुक्त उद्योग जो है, संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। जैसे अमूल गुजरात में है, सरकार और निजी व्यक्ति के सहयोग से चलाया जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड अभी अभी हमने मैच किया था, IOCL जो है ये भी सरकारी हस्तक्षेप भी रहता है और इसमें प्राइवेट हस्तक्षेप भी रहता है, यानी कि दोनों के मेल से ये चलता है। और इसी तरह से संयुक्त उद्योगों में कुछ रेलवे स्टेशन को भी अभी अभी दिया है गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने। आपको पता ही होगा कि कुछ निजीकरण जो है प्लेटफॉर्म्स हैं उनको दिया गया है कि ये प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे हमारे अंडर में रहेगी, लेकिन उसको चलाने वाली कोई प्राइवेट संस्था रहेगी, जिसमें कैटरिंग का काम जो है प्राइवेट संस्था देखती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। 10वें प्रश्न की बात करते हैं, परिवहन के कौन कौन साधन हैं। अथवा में है जल परिवहन क्या क्या है। तो सबसे पहले परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। तो परिवहन के हमारे पास बहुत सारे साधन हैं जिनके हम नाम लिख सकते हैं। परिवहन के साधन जो है सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है। ठीक है। परिवहन का साधन क्या करता है, वस्तुओं या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का एक तरीका है। जल परिवहन क्या है, तो जल परिवहन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जब परिवहन का कार्य महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों, नहरों के माध्यम से किया जाता है तो ऐसे परिवहन को हम जल परिवहन कहते हैं। जल परिवहन जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हमें यह भी पता होना चाहिए, जिसमें बाह्य या समुद्री जल परिवहन पहला होता है, दूसरा होता है आंतरिक जल परिवहन और तीसरा होता है तटवर्ती जल परिवहन। तो 3 तरह के जल परिवहन होते हैं। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भारत क्या है। और अथवा में है 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम आपको लिखने हैं। सबसे पहले हम बात करें डिजिटल भारत क्या है। तो डिजिटल भारत जो है ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय प्रतिभा और सूचना प्रौद्योगिकी को जो है कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझाना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। तकनीक मतलब जो टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं इसको अपने केंद्र सरकार यानी कि जो सत्ता में है उसको अमल करना है और जो है क्या लाना है, बदलाव लाना है। जैसे कि हम आजकल UPI पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो सारे क्या है, ये डिजिटल भारत के माध्यम से ही हो पाया है संभव। ठीक है, यही अथक प्रयास है और इससे क्या होती है, पारदर्शिता आती है। आप जो है एक दूसरे से कुछ छिपा नहीं सकते क्योंकि आपका सारा पेमेंट जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में चल रहा है। और इसी का अथवा पाठ में है 5 प्रमुख संसाधनों के संचार संसाधनों के नाम लिखने हैं। तो संचार के संसाधन तो आप खुद भी यूज़ करते हो और देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि ये सारे संसाधन तो हम करते हैं। तो संचार के साधन टेलीविज़न है, रेडियो है और समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, इंटरनेट है, दूरदर्शन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ईमेल है, ये सारे के सारे संचार के साधन हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें पूछा गया है जैविक युद्ध क्या है। अथवा में पूछा गया है निषेधाधिकार यानी वीटो पावर क्या है। तो सबसे पहले जैविक युद्ध की बात करें तो जैविक युद्ध वैसे युद्ध है जो जैविक हथियारों से मानव फसल अथवा पशुओं के विरुद्ध लड़ा जाता है। जैसे कि आप कोरोना वायरस को समझ सकते हैं, आपके सामने तो हर चीज़ हो चुकी है, अब तो आपको समझाने एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। जो साक्षात भोगी है उसको एग्जाम्पल से समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी आपने कोरोना काल देखा, ये भी एक तरह से माना जाता है कि जैविक हथियार है जो काफ़ी देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है यूज़ किया गया था। तो यहाँ पर जो है वैसे युद्ध जो जैविक हथियार से मानव फसल
अथवा पशुओं के विरुद्ध लड़ा जाए जैविक युद्ध कहलाता है। इसके लिए विषाणु, जीवाणु, कवक आदि का उपयोग जैविक हथियार के रूप में किया जाता है। इसमें अस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, बस वायरस से काम चल जाता है। और जैविक युद्ध के गंभीर दुष्परिणाम होते हैं, जैसे एंथ्रेक्स, स्मॉल पॉक्स, अभी प्लेग भी है। ये सारी फैली हुई बीमारियां आपने पढ़ा भी है। और अब हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस। आगे बढ़ते हैं इसके अथवा पार्ट में। निषेधाधिकार यानी वीटो पावर क्या है, तो बहुत शानदार तरीके से समझिए वीटो पावर क्या है। देखिए, वीटो पावर को हम कह सकते हैं, अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में वीटो पावर पाए हुए सभी देश एक मत हों, यानी कि वीटो पावर जिन देशों के पास है वो सभी देश जो है एक मत हो जाते हैं, ठीक है। पर उनमें से कोई भी देश उस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है। अगर मान लीजिए आप वीटो पावर पाए हुए हैं और सभी देश आपके साथ भी वीटो पावर पाए हुए हैं, और उन सभी देशों में से सभी का अधिकार है कि वो एक किसी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हीं देशों में से कोई एक देश केवल ये कहता है कि मैं इस बात के समर्थन में नहीं हूं, तो वो अपने वो देश जो समर्थन नहीं करना चाहता, वो अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को, चाहे उसके पीछे 50 देश खड़े हों, लेकिन वो अकेला देश जो है उस केवल वीटो पावर की इतनी शक्ति है कि उस वीटो पावर को इस्तेमाल करके पूरे के पूरे प्रस्ताव को क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है, नकार सकता है। इसके अनुसार कोई एक देश भी विरोध करते हुए किसी भी प्रस्ताव के विरोध में वोट कर सकता है, यानी कि कोई एक देश, सभी देश सम्मत हो लेकिन एक देश भी अगर विरोध प्रकट करता है तो वह अपना वीटो पावर, इसका मतलब, यूज करता है, और उस पावर को ही हम क्या कहते हैं, उस देश का वीटो पावर कहते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया स्पैनिंग जेनी क्या है, अथवा में पूछा गया औद्योगिकरण उत्पादन क्या है। तो स्पैनिंग जेनिंग बताएंगे, उसके बाद में बताएंगे औद्योगिकरण उत्पादन क्या है। तो स्पैनिंग जेनिंग देखिए, स्पैनिंग जेनिंग एक बहु स्पिंडल कताई फ्रेम है जिसे 1764 में जेम्स हरग्रीव्स द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, ये दोनों डेट मेंशन करना इसलिए आवश्यकता था, आपको पता रहे कि ये किसने बनाया था और कब बनाया था, क्योंकि एमसीक्यू और खाली स्थान कभी भी बदल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो है 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, ठीक है। और इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया इतनी तेज कर दी थी कि जो है मजदूरों की मांग घट गई, और एक ही पहिया घुमाने से, केवल एक मजदूर को रखा जाता था, वो एक पहिया घुमा देता था, तो एक मजदूर बहुत सारी कतलियों को घुमा देता था। एक पहिया को घुमाने से बहुत सारी कतलियां घूम जाती थी और इससे एक साथ कई धागे बनने लगते थे। तो ये था स्पेनिंग जेनी। इसके अथवा पाठ की बात करते हैं। तो अथवा पाठ में क्या पूछा गया, औद्योगिकरण उत्पादन क्या है। तो इसका बहुत छोटा सा आंसर है, औद्योगिकरण उत्पादन क्या होता है। औद्योगिकरण उत्पादन से आज से फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में होने वाले उत्पादन से होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें पूछा गया आपसे गुटेन वर्ग कौन थे, अथवा में पूछा गया पंचांग क्या है। और मैं आपको साथ साथ बता दूं कि ये मॉडल पेपर्स जितने भी हैं आप इनको जरूर देख लेना। ये सभी मॉडल पेपर आप जरूर देख लेना। इन मॉडल पेपर्स की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है और बोर्ड ने जारी किया है तो काफ़ी ना काफ़ी मेहनत होगी इसमें। इन सभी मॉडल पेपर को देखना अनिवार्य है और सारे के सारे सॉल्यूशंस इस चैनल पर अवेलेबल है, उनको आपको देखने का प्रयास करना है मात्र, और प्ले लिस्ट में जाइएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सारे सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। एसएसटी है आपका, संस्कृत है, मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सभी सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेपर क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर जो है मैंने बताया था कि गुटेनबर्ग कौन थे और पंचांग क्या है, इन दोनों का डिफाइन करना है हमें। तो देखिए, गुटेनबर्ग की पहले बात करते हैं। जो यहाँ इनका नाम क्या था, योहान गुटेनबर्ग, ठीक है। तो योहान गुटेनबर्ग एक जर्मन सुनार तथा अन्वेषक था, ठीक है, जिसने यूरोप में चल प्रकार की मुद्रण तकनीक की जो है खोज की थी। किस प्रकार की, चल प्रकार की, ठीक है। और गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था और वह जो है खेती की बड़ी रियासत में पला बढ़ा था, और वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता था, और इन्हीं मशीनों को देखते देखते उसको जो है प्रेस मतलब मुद्रण तकनीक की खोज में सहायता मिली थी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। गुटेनबर्ग कौन थे, बस उनका बताना है कि कौन थे भैया, ठीक है। और कभी कभी एक बार क्वेश्चन पूछा जाए गुटेनबर्ग के पिता थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, या खेती बाड़ी करने वाले किसान थे, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ध्यान रखना है गुटेनबर्ग के पिता जो है कौन थे, व्यापारी थे। ध्यान रखना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन बनता है छोटा। इन्हीं क्वेश्चनों में से घुमा फिरा के आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस वापस से बनाए जाते हैं। आते हैं पंचांग क्या है। तो पंचांग की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। पंचांग एक हिंदू कैलेंडर है जो मानव हिंदू समय इकाइयों का उपयोग करता है और सारणीबद्ध प्रारूप में महत्वपूर्ण तिथियों और गणनाओं को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं पंचांग क्या है।
आते हैं अगले प्रश्न पे, जिसमें गेली व कंपोजिटर क्या है। तो गेली और कंपोजिटर क्या है ये बताना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। गेली क्या है, कंपोजिटर क्या है। इसके बाद जो है इसमें पूछा गया है वर्नाकुलर क्या है, ये भी आपको बताना है। तो चलिए इसके प्रश्नों के आंसर देखते हैं। सबसे पहले गेली की बात करें तो गेली जो है धातु से बना फ्रेम है जिसमें टाइप बिछा करके इबारत बनाई जाती थी। क्या है गेली की डेफिनेशन, एक धातु की फ्रेम है जिसमें टाइप बिछा करके इबारत बनाई जाती थी। और कंपोजिटर क्या है, तो कंपोजिटर जो है छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला आदमी जो है कंपोजिटर कहलाता है। इसके बाद अथवा में है वर्नाकुलर क्या है, तो वर्नाकुलर या जिसको हम देसी प्रेस एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, देसी प्रेस एक्ट भी बोलते हैं। तो कभी कभी इस क्वेश्चन को चेंज करके क्या बोलेगा, देसी प्रेस एक्ट क्या है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको आ जाइए, आंसर क्या होगा, वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट क्या है। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। वस्तुतः यह कानून भाषाई समाचार पत्रों को दबाने के लिए यूज किया गया था या लगाया गया था। तो ये था आपका वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट। आते हैं 16वें प्रश्न पे। 16वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया द्वितीयक क्षेत्रक क्या है। हमने काफी डिस्कस किया द्वितीयक क्षेत्रक के बारे में, हम बता देंगे इसको द्वितीयक क्षेत्रक क्या होता है, और इसका डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख सकते हैं, दोबारा देख लेंगे। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के दो दो उदाहरण देने हैं, तो ये भी हम दे देंगे। तो सबसे पहले द्वितीयक क्षेत्रक क्या होता है, तो द्वितीयक क्षेत्रक वह क्षेत्र है जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तुओं को दूसरे प्रकार में परिवर्तित करता है। यानी कि कंपनियां करती हैं, कुछ चीज लेती हैं और उसको बना करके दूसरा उत्पाद बना देती है। जैसे कि गन्ना लिया और उससे चीनी बना दिया, ठीक है, कपास लिया उससे कपड़ा बना दिया, ठीक है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्रक का नाम क्या है, विनिर्माण क्षेत्र भी है। और इसमें उद्योग जो है निर्माण शामिल किए जाते हैं, सारे के सारे इंडस्ट्रियल निर्माण जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो ये होता है आपका द्वितीयक क्षेत्रक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के दो दो उदाहरण देने हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, इसके दो दो उदाहरण इस तरह से लिख देंगे। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि होती है, वानिकी होती है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, खनन है, उत्खनन है। ये सारे के सारे देख रहे हैं आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं। कृषि प्रकृति देती है, वानिकी यानी कि जो आप आखेड़ करते हैं, ये सारे के सारे क्या है आपका पृथ्वी से संबंधित है। पशुपालन पृथ्वी से संबंधित है, मत्स्य पालन पृथ्वी से संबंधित है, मुर्गी पालन पृथ्वी से संबंधित है। जो भी ये सारी की सारी प्रकृति से संबंधित है, इसीलिए इसको प्राथमिक क्षेत्रक में लिया जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक में इन्हीं में से कुछ लेंगे और जो है उसका हम मॉडिफाई करके कुछ प्रोडक्ट बना देंगे तो वो द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। जैसे कि गन्ना लेकर के चीनी बनाना, कपास से कपड़े बनाना, गेहूं से आटा बनाना, ठीक है, आटा, गेहूं से आटा बनाना, ये सारे के सारे क्या है, द्वितीयक क्षेत्रक के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा तृतीयक क्षेत्रक जो है सेवा क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है, जिसमें व्यापार होता है, व्यापार जो है सेवा देता है हमें, ठीक है। जैसे ऑनलाइन सर्विसेज, हम कहीं मिंत्रा से, तो कभी फ्लिपकार्ट से, कभी कहाँ से, अमेजोन से बहुत सारी चीज़ें खरीदे, तो ये तृतीयक क्षेत्रक में आता है। परिवहन तृतीयक क्षेत्रक में आता है, संचार तृतीयक क्षेत्रक में आता है, बैंकिंग तृतीयक क्षेत्रक में, शिक्षा जो आप ले रहे हैं ये भी तृतीयक क्षेत्रक में आता है, स्वास्थ्य बीमा, बैंकिंग, पुलिस, ये सारी की सारी सेवाएं तृतीयक क्षेत्रक में आती हैं। तो इस तरह से हमको एग्जाम्पल देना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आयात निर्यात क्या है और कंटेनर क्या है। तो सबसे पहले आयात निर्यात की बात करते हैं। तो आयात निर्यात की क्या है, वस्तु के लेन देन की प्रक्रिया को आयात निर्यात कहते हैं या करते हैं, ठीक है। वस्तु के लेन देन की प्रक्रिया को आयात निर्यात कहते हैं, ठीक है। कह, यहाँ पे ह लगा दीजिए, कहते हैं। और आयात, आयात का अर्थ क्या होता है, विदेश से वस्तु खरीदना। जब हम कोई वस्तु किसी और देश से खरीदते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार हमारे देश द्वारा विदेश यानी कि दूसरे देशों को बेची गई वस्तु को हम निर्यात कहते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। आते हैं कंटेनर क्या है। कंटेनर क्या होता है, ये एक बड़ा मानक है, इसका मतलब एक स्टैंडर्ड साइज होता है, इस आकार का एक धातु का डब्बा होता है। धातु कुछ भी हो सकती है, जनरली ये लोहे का होता है, ठीक है, आयरन का होता है, जिससे जो है वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए तथा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित ले जाने या लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंटेनर कहलाता है, ठीक है। तो ये है कंटेनर। देखते हैं आप बड़े बड़े ट्रकों के ऊपर पीछे पीछे एक डब्बा जाता है, ठीक है, उसमें बाइक्स जाती हैं या फिर ऐसा पेरिसेबल गुड्स जाते हैं जो ख़राब हो सकते हैं। आपकी जैसे दूध की सप्लाई वाली बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ आती हैं, जो थैलियाँ देके जाती हैं दूध की, वो भी क्या है, कंटेनर के अंदर आते हैं। उस कंटेनर के अंदर फ्रिज इनबिल्ट होता है। इस तरह से बड़े बड़े शिपों पे जो है कंटेनर जाते हैं, आपने मूवीज़ में देखे होंगे। तो ये कंटेनर की सिंपल सी डेफिनेशन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपके 3 अंकीय प्रश्न यहाँ से चालू होते हैं। इससे पहले हमने सारे प्रश्न जो देखे हैं वो 2 अंकीय प्रश्न देखे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को आपको समझाना है। इसी के अथवा पाठ में दिया गया वन
और वन्य जीव संसाधनों के प्रकारों को समझाना है। तो दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत की संसद द्वारा 12 अगस्त 1972 को पारित किया गया था। और देखो, इसको पारित तो 12 अगस्त को किया गया था, लेकिन लागू जो है 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर 1972 को इसको अधिनियमित यानी कि लागू किया गया था। और इसको देश में मौजूद जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा और बेहतरीन सुरक्षा, और यहाँ पर 2 बार सुरक्षा सुरक्षा, ठीक है, पौधों को सुरक्षा प्रदान करने, ठीक है। तो यहाँ पर है जो हमारा ये गलती से छपा हुआ है, इसका क्या काम था, तो ये है हमारा, इसको देश में जो है मौजूद जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या था। ठीक है, इसके बारे में हमको थोड़ा समझाना है, क्योंकि 3 अंक का प्रश्न है, तो इतना आसान तो नहीं है कि आप 3 अंक ऐसे ले लोगे केवल कुछ भी लिख करके। तो इसको हमें समझाने के लिए थोड़ा सा बताना पड़ेगा। पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 1972 जो है जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय जो है धारा वहाँ पर नहीं लगी थी जो मोदी सरकार ने लगाई है। लेकिन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद में जहाँ से स्पेशल वहाँ पर धारा हटा दी गई, तो वहाँ पर इसके बाद 2019 के बाद जो है इस राज्य में भी इसको लागू करने लगे हैं। ठीक है, और भी बता सकते हैं, कुल मिलाकर के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 66 धाराएं हैं। ध्यान रखना कितनी धाराएं हैं, 66। एमसीक्यू बनता है, खालिस्तान बनता है। और इसमें 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी हैं, 6 अनुसूचियां हैं, जो इनमें से प्रत्येक के तहत लिखी गई प्रजातियों के लिए विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। इसी 6 अनुसूचियां और 66 धाराएं जो है ये डिफाइन करती है कि किस प्रकार की प्रजाति के लिए कौन सा कानून और कौन सी सुरक्षा देना अनिवार्य है। तो इस तरह से हमने 1972 का जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ा। अब आते हैं हम वन्य एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकारों को बताएंगे। तो यहाँ पर जो है इनको निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि आप बता सकते हैं, जिसमें पहला है आपका आरक्षित वन। ठीक है, वन और वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण में आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। ध्यान रखना है, देश में कितने हैं, आधे से अधिक हैं जो आरक्षित वन हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आप हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक है, कौन से है, ये आरक्षित वन है। अब इसके बाद देखिए, ये जम्मू और कश्मीर में है, आंध्र प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, केरला में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है और महाराष्ट्र में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें हैं। आप आगे जाकर के आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो सारे के सारे सामाजिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, इकोनॉमिक्स, ये सारे प्रश्न आपके उन परीक्षाओं में संबंधित पूछे जाते हैं। तो ऐसा ना पढ़ें कि केवल एग्जाम पास करने के लिए, आगे अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए सारी चीज़ें यहाँ पर सूचनाएं जो दी जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, वो महत्वपूर्ण है। इसमें दूसरा जो है रक्षित वन है, रिजर्व जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आरक्षित वन है, ठीक है, और ये रिजर्व है। तो यहाँ पर रिजर्व क्या है, तो इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, रक्षित वन क्या होते हैं, इसको हम रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इन वनों को जो है हम क्या करते हैं, नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी रक्षा करते हैं। और देश के कुल वन क्षेत्र का कितना, 1/3 हिस्सा जो है रक्षित है। ठीक है, रक्षित वन कितना है, 1/3 हिस्सा देश के कुल वन क्षेत्र का। और ये कहाँ कहाँ है, बिहार में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है, उड़ीसा में है और राजस्थान में है। इसके बाद बात करते हैं अवर्गीकृत वन। ठीक है, अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं, जिस पर जो है सरकार का नियंत्रण तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उनके काउंट में तो रहती है। तो अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं, अन्य सभी प्रकार के वे वन, ठीक है, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। ये उत्तर पूर्वी राज्य और गुजरात के कुछ हिस्सों में है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी राज्य में कुछ और कुछ गुजरात के हिस्से में अवर्गीकृत वन है। और ये किसके स्वामित्व में आते हैं, सरकार भी इसके स्वामित्व में आती है, कुछ व्यक्तियों के स्वामित्व में भी आता है और कुछ समुदाय भी इसके स्वामी कहलाते हैं। इसके बाद 19वां जो प्रश्न है, मुद्रा क्या है और इसके कार्य को समझाना है। और इसके बाद में आपको बताना है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, इसको भी समझाना है। तो मुद्रा क्या है, चलिए देखते हैं, उसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे। मुद्रा विनिमय का एक साधन कैसे है, तो मुद्रा की परिभाषा सबसे बात करें तो मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे जीवन में क्रय और विक्रय
होती है। इसमें कागजी नोट और सिक्के दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी स्पेशल डेफिनेशन की, तो यहाँ पे हार्टले, विदस तथा वॉकर के अनुसार ये जो है जिन्होंने डेफिनेशन करता है, ये बहुत ज़्यादा मुद्रा के बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, तो उनके अनुसार जो है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यानी कि पैसा वही है जो पैसे का काम करता है, और उसके अलावा तो कुछ काम कर ही नहीं सकता, तो पैसा वही है जो पैसे का काम करता है। इनके हिसाब से वही मुद्रा होती है। मुद्रा के कार्य क्या क्या है, तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं। तो उस प्राथमिक कार्य में कौन सा आता है, प्राथमिक दो चीज़ें हैं, विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है। ठीक है, इसके अलावा इसका तीसरा काम है गौण कार्य। तो गौण कार्य क्या है, इसको हम गौण कार्य या सहायक कार्य बोलते हैं। तो इसमें है आपका स्थगित भुगतानों का आधार होता है, मूल्य का साधन भी है, साथ ही साथ मूल्य का हस्तांतरण भी करता है। इसके बाद में इसका तीसरा काम है आकस्मिक कार्य। ठीक है, सामाजिक आय का वितरण करने का काम आता है, साख अथवा कर्ज का आधार भी है। ठीक है, पैसे कमाने का और कर्ज देने का आधार भी है, और पूंजी को सामान्य रूप देना। ठीक है, इसका ये भी कार्य है। तो यहाँ पे आपको तीनों को ध्यान रखना है कि मुद्रा के तीन तरह के कार्य होते हैं। एक प्राथमिक कार्य होता है ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो है गौण या सहायक कार्य होता है, और तीसरा जो है आकस्मिक कार्य होता है। इसके अथवा पाठ की बात करते हैं। अथवा पाठ में जो आपको बताना है मुद्रा विनिमय का माध्यम कैसे है, समझाना है। तो मुद्रा लेन देन के विनिमय में वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। तो मुद्रा को तो आप समझ गए इसकी हिम्मत कितनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो है हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, क्योंकि हर जगह ये काम करती है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल जो है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खरीदने या बेचने के लिए करता है। अब इसको निम्न प्रकार से समझा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बताया, क्वेश्चन में पूछा कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है कैसे। तो मान लीजिए कि कोई जूता बनाने वाला जूता निर्माता है, वो मुद्रा लिए बिना जो है मतलब जूते का सीधा विनिमय करना चाहता है गेहूं से। ठीक है, मतलब जूता दे के गेहूं लेना चाहता है, तो उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ होगी। उसको कठिनाई क्या होगी, उसे गेहूं उगाने वाले किसान को पहले खोजना होगा, और उसको गेहूं उगाने वाले किसान को तो खोजना ही खोजना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है उसको कि भाई उसको जो हमें जूता दे करके गेहूं लेना है, तो उसको उस जूते की आवश्यकता भी होनी चाहिए। तो बल्कि साथ साथ में वो जूते भी खरीदना चाहता हो, तो ऐसे किसान को उसको ढूंढना होगा। यहाँ पर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो रहा है, यानी कि डबल जो है कोइंसिडेंस हो रहा है। उसको जूता भी देना है, ठीक है, उससे गेहूं भी लेना है। ठीक है, और ये चीज़ है कि उसको ज़रूरत होना चाहिए कि उसको जूता लेना ही लेना हो, तभी वो गेहूं देगा। तो यहाँ पर दोहरी आवश्यकताओं का संयोग देखा जा रहा है, जिसे मुद्रा के माध्यम से आसानी से समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। 20वां प्रश्न पूछा गया है, संघवाद क्या है और इसकी विशेषताएं लिखनी है। और इसका अथवा पाठ में पूछा गया है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है, समझाना है। सबसे पहले हम संघवाद की बात करते हैं, इसकी विशेषताएं लिखेंगे। संघवाद क्या होता है, तो संघवाद जो है, संघवाद सरकार का वह स्वरूप है या वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद होते हैं। ठीक है, पहला जो है केंद्रीय स्तर पर और दूसरा जो है स्थानीय या राज्य स्तर पर। ठीक है, और संघवाद में सरकारों के अधिकार एवं कर्तव्य जो है संविधान द्वारा तय किए जाते हैं। क्लियर हुआ आपको संघवाद पूरा का पूरा। अब बात करते हैं संघवाद की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो संघवाद की जो विशेषताएं हैं, इसमें पहला हम विशेषता की बात करें, यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता जो है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। ठीक है, ये दूसरा इसकी विशेषता है। तीसरी विशेषता हम बता सकते हैं, इसमें अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, परंतु कानून बनाने का, कर वसूलने का और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। उसके अलावा जो है संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होनी आवश्यक है। उसके अलावा वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारें या सरकारों के लिए जो है अलग अलग राजस्व के स्रोत जो है निर्धारित किए गए हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार भी दिया गया है।
और उसके अलावा जो है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णायक भूमिका माना जाता है। ठीक है, तो इनकी भूमिका जो है सबसे निर्णायक होती है। तो ये चीज, अब मैंने आपको इतने सारे पॉइंट तो बताए, अब आपको ध्यान रखना है कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 4 या 5 जो है इसकी विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, कितनी, 4 या 5, जितने नंबर हैं उससे कम से कम 2 विशेषताएं अधिक लेके चले जब बड़े प्रश्न की बात आती है तभी जाके आपके नंबर पूरे मिलेंगे। आप सोच रहे हैं 3 नंबर का है, 3 नंबर की विशेषता, 3 विशेषताएं लिख दूं हो जाएगा काम, तो वहां पे नंबर कटने के पूरे चांस रहते हैं। तो हमेशा विशेषताएं अगर आपको आती हैं, इसीलिए हम ज्यादा देते हैं कि आपको जो इजी लगता है ना, इन स्तरों में से जो आपको इजी लगता है, जो विशेषताएं इजी लगती हैं उनको याद कीजिए। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, जैसे मुझे सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है, इसको भी समझाना है। ये भी उसी तरह का ही है। अब देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, जब केंद्र सरकार से राज्य सरकार से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है, जिसमें आपका नगर पालिका, पंचायत समितियां और भी सब आपकी समितियां आती हैं, पालिकाएं आती हैं, उनमें जो हम शक्तियों को बंटवारा करते हैं वही विकेंद्रीकरण है। क्योंकि जो ये राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, ये हर जगह नजर नहीं रख सकती है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, इसको समझाना है तो इस तरह से आप समझिए, भारत में बहुत से राज्य जैसे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि आकार में बड़े हैं कि राज्य जो है, राज्य की सरकार जो है वो अपनी विभिन्न इकाइयों की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाती है और इसलिए उनका प्रबंध जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। और विकेंद्रीकरण यानी कि जो हम अपनी शक्तियों का बंटवारा करते हैं, इससे जो है इस समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो हम समझाने के लिए कह सकते हैं, कुछ राज्यों में अनेक भाषाई लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं और अनेक धर्मों के भी लोग रहते हैं, जिन सबकी ज़रूरतों को पूरा करना राज्य सरकार के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि उनकी भाषा अलग है, वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, उनकी जाति अलग है, वो मिलना नहीं चाहेंगे, उनके धर्म अलग है, वो मिलना नहीं चाहेंगे, बहुत सारी इसमें समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर जो है शक्ति के विकेंद्रीकरण से इसको आसानी से हल किया जा सकता है। तो वहाँ पर जो है जिस राज्य, जिस भाषाई लोग हैं जहाँ पर, वहाँ पर आप जो है वहाँ पे शक्तियाँ दे दें, भले ही आप कंट्रोल रखें, लेकिन आपने शक्तियाँ दी हैं वहाँ पर समस्याओं को सुलझाने के लिए, तो इससे आपका आसान हो जाता है सब कुछ। ठीक है, इसके अलावा और समझाना चाहें तो हम बता सकते हैं कि विकेंद्रीकरण से बनी संस्थाएं विकास के कामों में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं, क्योंकि किसी स्थान के स्थानीय लोग ही अपने क्षेत्र की आवश्यकता तथा समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप भी जहां रहते हैं, आपकी समस्याएं हैं, आप ही समझ सकते हैं। आपसे 40 किलोमीटर दूर किसकी क्या समस्या आप नहीं समझ सकते। तो आपके क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। तो यहाँ पर यही चीज लिखा गया है कि उस समस्याओं का समाधान वही खोज सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए स्थानीय लोगों का जब सहयोग मिल जाता है तो विभिन्न स्थानीय कार्य जो है आसानी से संपन्न हो जाते हैं, इसलिए विकेंद्रीकरण जो है आवश्यक है। इसके बाद आते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर मानचित्र संबंधी प्रश्न है और मानचित्र संबंधी प्रश्न के बाद में इसमें आपसे और पूछा गया है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये आपको समझानी है। 4 अंक के प्रश्न यहाँ से शुरू आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जो हमने बात करी है, ये आपके 3 अंकीय प्रश्न है। यहां तक आपके 3 अंकीय प्रश्न थे। अब हम 4 अंकीय प्रश्न यानी बड़े बड़े प्रश्नों की बात कर रहे हैं। अब इस बड़े प्रश्नों की श्रृंखला जो हम स्टार्ट करेंगे, इसमें आपका सबसे पहले मानचित्र में कोयला उत्पादक क्षेत्र देखेंगे, उसके बाद में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, भाई ऊर्जा जो भी है, आपके ऊर्जा के संसाधन जो भी हैं उसको हमें बचाना क्यों आवश्यक है, ये भी हमें समझाना है। तो हम सारे के सारे देखते हैं। और जो बच्चे लेट से जुड़े हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं, जो नए पैटर्न पे जारी किया गया मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा इन सभी के सॉल्यूशंस यहाँ पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इन सभी को देख करके आप अपने सॉल्यूशन को प्राप्त भी कर सकते हैं और पैटर्न को समझ भी सकते हैं, और आंसर कैसे लिखने होते हैं इसमें भी इसकी जानकारी दी गई है। हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की गई है ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप अपना परिणाम जो है बेहतर कर सके। तो इस तरह से ये सारे सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। कोई भी समस्या है, कोई चीज़ नहीं मिलती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करना आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। आपका मैक्सिमम कमेंट जो है वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। तो आशा करता हूं कि आप इन चीज़ों को देखने में बिल्कुल भी चूक नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है मानचित्र आधारित, जिसमें हमें बताने हैं कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें तो नीचे से चलते हैं, सबसे आपको याद करने का तारीख इस तरह से आसान रहेगा। अगर मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूँ तो रानीगंज की हम बात करते हैं। सबसे पहले जो रानीगंज है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, रानीगंज क्या है, पश्चिम बंगाल में है ये आपका। इसके बाद जो दूसरा स्थान आता है आपका तलचर। तलचर जो है ये आपका उड़ीसा में है।
ठीक है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, ये जो आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ है, एरो देखते जाइए, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, ये रहा, जहाँ पे कोरबा है, जहाँ के जो चीज़ नाम ले रहा हूँ वो याद रखिएगा। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है, ये भी आपका एक अयस्क लो अयस्क जो है आप मानचित्र में दिखाएंगे। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे दिखाने आवश्यक है, तभी नंबर आपको पूरे मिलेंगे। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है सिंगरैनी है, ध्यान रखना सिंगरैनी और सिंगरौली अलग अलग है। तो सिंगरैनी जो है ये आपका है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे नवेली है, नवेली जो है आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के बाद में हम वापस से मानचित्र के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो मानचित्र के ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में एक आपका बहुत बड़ा प्रदेश पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दो स्थान है, जो है सिंगरौली है और दूसरा है पंच घाटी, ठीक है, दोनों ही मध्य प्रदेश में है। इसके बाद और मानचित्र के ऊपर की तरफ चलें तो मानचित्र के ऊपर देखिए राजस्थान जो है, राजस्थान में पलाना है, ठीक है, ये राजस्थान में है, और जम्मू एंड कश्मीर में है करेवा। उसके बाद आ जाइए इधर झारखंड में, तो झारखंड में दो प्रमुख स्थान हैं, एक है आपका झरिया और एक गिरिडीह। और इसके बाद जो अंतिम स्थान बनता है वो आपका माकम है, और ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से आपके मानचित्र आधारित प्रश्न मैंने करवा दिए। आगे बढ़ते हैं इसके अथवा पाठ की तरफ। अथवा पाठ में जो है आपको दिया गया है ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता किस कारणों से है। तो यहाँ पर हमने कारणों को बहुत ही सावधानी पूर्वक और अच्छे तरीके से लिखा है। सबसे पहला कारण हम बात करेंगे तो देखिए ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पहला कारण हम बताएंगे, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, यानी कि कृषि की बात हो, चाहे उद्योग हो, परिवहन हो, वाणिज्य हो, घरेलू आवश्यकताएं हो जो हमारे घर में होती है, उन सभी की पूर्ति के लिए ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर हम अति दोहन करेंगे तो इन संसाधनों का कमी हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। अभी बीच में आपने देखा था कि कोयले की कमी की वजह से बहुत सारी जगह पे बिजली की कटौती की गई थी, तो आप तो इसका साक्षात भोग चुके हो, तो आपको पता चल चुका होगा कि संसाधनों की आवश्यकता, जो संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि संसाधनों का संरक्षण और उनका विवेकपूर्ण उपयोग अत्यधिक आवश्यक है। पहले पॉइंट से आपने समझ लिया। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो विकास के क्रम में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए, ठीक है ना, पर्यावरण को भी जो है जितना ज़्यादा ऊर्जा संसाधन आप उपयोग करोगे उतने ज़्यादा पोल्यूशन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए, आपदा से, विपदा से बचने के लिए ऊर्जा संसाधनों के जो है संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग जो है बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो मुख्यतः जो है जीवाश्म ईंधन का जलना पर्यावरण को प्रदूषण करता है, ठीक है, और जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी होता है, जो वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्रीन हाउस जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण जो है मौसम में परिवर्तन आज भी एक वास्तविकता है, आप देख पा रहे हैं। अपने ग्रह पृथ्वी की सुरक्षा हेतु ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना अत्यधिक आवश्यक है। इसके अलावा बात कर सकते हैं यातायात के क्षेत्र में बस, ट्रक, रेलगाड़ियां, पानी के जहाज, मोटरसाइकिलें, सब कुछ क्या चलता है, कोयले से और गैसोलीन से, डीजल से या पेट्रोल से। ये सब क्या है, ये सब जो है डीजल, ये जैव गैस इत्यादि से चलते हैं। यहाँ पे जव नहीं है, जैव है। ये सभी क्या चलते हैं, जैव गैस, डीजल, तो एक जैव गैस इत्यादि से चलते हैं। ये सभी जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना, और इनके अति दोहन के कारण इनका जो है अभाव हो रहा है। अभाव मतलब ये कम हो रहे हैं, और कम होने की वजह से क्या हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण और उनका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। इसके अलावा हम अगर अगले पॉइंट से भी बात करें, पॉइंट मैंने सारे लिखे हैं, आपको 4 नंबर का है तो कम से कम 5 पॉइंट लिखने हैं। बड़े प्रश्न, जब बड़े पॉइंट होते हैं तो बड़े पॉइंट तो आप 4 के 4 लिखो तो भी चलेगा, छोटे छोटे पॉइंट होते तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है आपको। 5वां पॉइंट है, भारत में ज़्यादा मात्रा में जो बिजली उत्पन्न होती है उसका मुख्य स्रोत जो है कोयला है। सबसे ज़्यादा अभी भी जो भी बिजली उत्पादन होता है वो सारा का सारा कोयले से होता है, पानी से बहुत ही कम होता है लेकिन कम है। तो कोयला जो है ज़मीन खोद करके निकाला जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और इससे क्या होती है, धरती जो है कमज़ोर होती है, जब ज़मीन खोदेंगे तो कमज़ोर हो जाती है। और जब बाढ़, भूकंप जैसी समस्याएं आती हैं तो लोगों को आसानी से इसका सामना जो करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन को दलदली बना दी है, कमज़ोर बना दी है। इसलिए अगर हम ऊर्जा का जितना ज़्यादा कम प्रयोग करेंगे और संरक्षण करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोयले की उतनी ही कम खनन होगी, और खनन कम होगी तो ज़मीन भी जो है क्या होगी, कम कमज़ोर होगी। तो इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। अगले बात करें, ने ऊर्जा ने सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक अपने जीवन को प्रभावित किया है। आप जानते हैं अच्छी तरह से
इसके बिना जो है जीवन यापन करना या कहीं आना जाना लोगों के लिए एक कठिन कार्य है। इसलिए जो है ऊर्जा संरक्षण और उसका विवेकपूर्ण उपयोग अत्यधिक आवश्यक है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न के अपने शब्दों में आसानी से उत्तर दे सकते हैं और पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगला जो 22वां प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसको समझाना है आपको, और साइमन कमीशन क्या है, इसको भी समझाना है। तो दोनों आंदोलनों को समझाएंगे हम। तो पहला जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशवासियों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक जो है एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया, या औजार बोल सकते हैं, दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था, जिसमें कुछ सामान्य मांग थी जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न वर्गों से जुड़ी हुई थी। ठीक है। और गांधी जी इन मांगों के द्वारा समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके पास पता था कि यही एक नमक जो है अपने आप में एक बड़ा आंदोलन कार्य करेगा। ठीक है। तो इसी नमक को इन्होंने हथियार बनाया था। तो सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि जो है इन्हीं मांगों के द्वारा जो है समाज के सभी वर्गों को गांधी जी अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है नमक पर लगे हुए कर यानी टैक्स को समाप्त करने की थी। ठीक है। नमक का जो है उपयोग अमीर और गरीब सभी लोग करते थे। यह भारतीय भोजन का एक अभिन्न अंग था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी मालिकाना हक को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी कार्य बताया था। ठीक है। इन्होंने बता दिया कि भाई ब्रिटिश जो है ये नाइंसाफी कर रही है, सभी के साथ कर रही है, किसी एक के साथ नहीं कर रही है। तो महात्मा गांधी का यह पत्र जो इन्होंने पत्र लिखा था इरविन को, चेतावनी के रूप में था, उनको वार्निंग दी थी। और उन्होंने लिखा था यदि 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर देगी। और इरविन इस चेतावनी को किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप जो है महात्मा गांधी ने 78 अपने स्वयंसेवकों के साथ में नमक यात्रा आरंभ कर दी। और यह यात्रा गांधी जी के साबरमती स्थित आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजरात के तट पर कस्बे में जाकर के समाप्त होनी थी। और गांधी जी के जत्थे ने 24 दिन तक प्रत्येक दिन लगभग 10 मील का सफर जो है तय किया। और गांधी जी विश्राम के लिए जहां भी रुकते थे वहां पर हजारों लोग उनको सुनने के लिए आते थे। और इन सभाओं में गांधी जी के राजस्व के बारे में उन्होंने मतलब अपने स्वतंत्रता के बारे में गांधी जी ने राजस्व के बारे में लोगों को बताया और उनका आह्वान भी किया। और लोग जो है अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें तथा मतलब शांतिपूर्ण अवज्ञा मतलब कि आंदोलन ना करें, जो भी करना है उनको शांतिपूर्वक, अंग्रेजों से जो भी करना है उनको शांतिपूर्वक बहिष्कार करना है, अंग्रेजों का कहा ना माने। और 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल करके नमक बनाना आरंभ कर दिया। और ब्रिटिश भारतीय कानून के तहत यह कानून का उल्लंघन था। जब उस समय ब्रिटिश ने जो लगाया था कानून भारत में, उसके हिसाब से ये जो है नमक बनाना एक उल्लंघन था जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया था। तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप इस कहानी को इस तरह से समझ सकते हैं और अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके अथवा पार्ट में जो पूछा गया आपसे, जिसमें पूछा गया आपसे कि साइमन कमीशन क्या है, उसको समझाना है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद में एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की हमेशा जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव हो सकते हैं। अतः ब्रिटिश अधिनियम 1919 के भारत सरकार अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि हर वर्ष जो भी ये अधिनियम था उसमें हर 10 वर्ष के बाद में इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, इस अधिनियम में क्या संशोधन किया जा सकता है, उसके लिए जो है हमेशा जो है एक आयोग नियुक्त किया जाता था। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व ही 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना कर दी। ठीक है। समय से पूर्व 10 वर्ष के बाद होना था, उन्होंने पहले ही कर दिया। और इस कमीशन के अध्यक्ष जो है सर जॉन साइमन थे। ठीक है। इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? सर जॉन साइमन को। और इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम जो है कह सकते हैं साइमन कमीशन रखा गया। और इसमें जो है सभी सदस्य जो 7 थे और 7 के 7 क्या थे? अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। और इस कमीशन का उद्देश्य जो है संवैधानिक सुधार के प्रश्न का विचार करना। और इस संविधान जो ये संगठन बनाया गया था, ये कमीशन जो बनाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सुधार के प्रश्न का विचार करना। और इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। विरोध का
एक और मुख्य कारण यह भी था कि भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा लिया जाना था। यानी कि कोई भी जब भारत का आदमी नहीं है तो भाई ये निर्णय ले कैसे सकते हो। तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत हड़ताल, प्रदर्शन और काले झंडों से हुआ और नारे लगे, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। ठीक है। और साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया और कुछ समय बाद में इन चोटों के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो ये है साइमन कमीशन, जिसके बारे में हमने विस्तार से समझा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, जिसमें पूछा गया लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को आपको समझाना है कि राजनीतिक दल क्या भूमिका निभाते हैं। और इसी में एक ऑप्शन पूछा गया आपसे, क्षेत्रीय दल और राजनीतिक दलों के बीच में क्या अंतर है, ये भी समझाना है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ही सिंपल सी है और आसान सी है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका क्या है? सबसे पहली भूमिका है उनका चुनाव लड़ना। इसको सबसे पहले हम ग्राफ में बात करें तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि सर देखो, राजनीतिक दल है, इसी की भूमिका क्या है, इसके कार्य ही इसकी भूमिका है। तो इसकी भूमिका क्या है? ये जो है जनता के मुद्दों को उठाता है और उन पर बहस करता है। ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे इस ग्राफ को समझोगे तो आगे की लाइन समझा दूंगा मैं। इस राजनीतिक दल का कार्य क्या है? चुनाव लड़ना भी है। ठीक है। चुनाव लड़ना है, जनता के मुद्दों को उठाना है, कानून बनाना भी इन्हीं राजनीतिक दलों का काम है। ठीक है। इसके अलावा अपना सरकार बनाना और उस सरकार को चलाना इसी राजनीतिक दल का काम है। उसके अलावा विपक्ष की भूमिका निभाना भी इन्हीं राजनीतिक दलों में से कोई एक दल जो है विपक्ष की भूमिका निभाता है। नीतियां बनाना और कार्यक्रम बनाना इसी राजनीतिक दल का काम है। उसके अलावा जो है सरकार द्वारा चलाए गए जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम, योजनाएं हैं, ये लोगों तक पहुंचाना भी राजनीतिक दल का कार्य है। जो कि आप देखते हो, बेटी बचाओ आंदोलन, बेटी पढ़ाओ आंदोलन, ये सब चल रहा है, सुकन्या आंदोलन, तो बहुत सारे ये सब जो चलते हैं या अधिनियम जो पारित होते हैं, सारे के सारे कौन करते हैं? राजनीतिक दल करते हैं। तो इस हिसाब से ये सारे काम जो है, या कह सकते हैं ये सारी भूमिकाएं राजनीतिक दलों की होती हैं। इसमें से कुछ ना कुछ हम बता देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब इसके आंसर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चुनाव लड़ना, राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हीं का उम्मीदवार जो है चुनाव जीते। दूसरा जो है राजनीतिक दल क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। सरकार बनाना राजनीतिक दल का जो है पहला लक्ष्य होता है। अगर राजनीतिक दल जो है चुनाव जीतता है तो वो अपनी सरकार बनाता है। उसके अलावा तीसरा जो है कानून बनाने में भूमिका होती है इनके। राजनीतिक दल जो है जब चुनाव जीत करके अपनी सरकार बनाते हैं तो वह कानून बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। विपक्षी दल की भूमिका की बात करें तो जब राजनीतिक दल चुनाव हार जाती है, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव हार जाती है, तो वह जीतते हुए दल के विपक्ष में कार्य करती है और इस प्रकार हुए दल को जो है मनमानी करने से रोकती है। ठीक है। इस प्रकार कोई भी जो जीते हुए दल, इस प्रकार जीते हुए दल को, यहाँ पे आप जीते हुए डाल देना, इस प्रकार जीते हुए दल को मनमानी करने से रोकती है और विपक्ष की भूमिका निभाती है। उसके बाद जो है यहाँ पर पांचवा जो हम पॉइंट लगा सकते हैं, नीतियां और कार्यक्रम बनाना। सभी राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को जो है मतदाताओं के सामने रखें, जनता के सामने रखते हैं और मतदाताओं या जनता अपनी अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। ठीक है। इस तरह से भी होता है। और इसके अलावा जो है आप बता सकते हैं राजनीतिक दल जो है जनता की राय को आकार देते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसमें हम बता सकते हैं राजनीतिक दल जो है लोगों को सरकार द्वारा कार्यान्वित सरकारी तंत्र और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं, या ये कल्याणकारी योजनाएं जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से आप ये सारे आंसर्स लिख सकते हैं। आपको चार्ट समझ में आ गया होगा, ये राजनीतिक दल के कार्य हैं। चार्ट बना दिया तो समझ लो कि एग्जामिनर समझ गया कि आप जो है बेहतरीन काम कर रहे हो। ठीक है। तो आप बीच में लिख दोगे कि राजनीतिक दल के कार्य और उसके फिर अंग लिख दोगे, इस तरह से अंग लिख दोगे, बाकी कुछ नहीं बनाना। इसके अथवा पार्ट में बोला गया है क्षेत्रीय दल और राजनीतिक दल में आपको अंतर बताना है। सबसे पहले बात करें क्षेत्रीय दल, उसके बाद करेंगे हम राजनीतिक दल। क्षेत्रीय दल जो है निर्वाचन आयोग ने कुछ दलों को जो है राज्य दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें ही हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ते हैं और सरकार में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। ठीक है। ये समझ में आ गया आपको डिफरेंस। इसके अलावा डिफरेंस क्या है? जो क्षेत्रीय दल होते हैं ये क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं और राजनीतिक दल जो है ये राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादातर उठाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रीय दलों में अक्सर जो है किसी एक व्यक्ति या परिवार का प्रभुत्व होता है। ठीक है। उनका जो है डंका बजता है और समाज के समूह, और जो ये राजनीतिक दल जो है ये समाज के सामूहिक हित को ध्यान रख करके जो है ये समूह की कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करते हैं। ठीक है।
इसके अलावा जो है ये दल जो है क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं तथा इनका अस्तित्व भी क्षेत्रीय स्तर का ही होता है। और ये दल जो है पूरे देश में कार्यरत होते हैं और इनका प्रभाव जी जो पूरे देश में रहता है। राजनीतिक दल जो है 3 प्रमुख हिस्से में बटे रहते हैं, जिसमें एक नेता होते हैं, इनके सक्रिय सदस्य होते हैं, साथ ही साथ इनके अनुयायी या बोल सकते हो समर्थक होते हैं। अगर हम क्षेत्रीय दलों के एग्जाम्पल की बात करें तो बीजू जनता दल सिक्किम, लोकतांत्रिक मोर्चा मिजोरम, नेशनल फ्रंट एवं तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसके अलावा मुंबई में शिवसेना, ये सारे के सारे क्या है क्षेत्रीय दल है। उनका प्रभुत्व केवल वही मुंबई तक ही सीमित है। आप समझ चुके हो शिवसेना के एग्जाम्पल से कि शिवसेना कहीं भी नहीं है, बस आपके मुंबई में ही उनका अस्तित्व है। तो ये क्षेत्रीय दल है। और उसके बाद अगर हम बात करें ऑल इंडिया, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब क्या है राजनीतिक दल है जिनका जो है हर जगह पर नाम आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसके अलावा और भी आप करना बताना चाहें तो इसका यहाँ पर है आपका 1996 के बाद जो है लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनाने का या बनने का अवसर मिला है। इससे जो है हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र जो है मजबूत हुए। अब क्या है क्षेत्रीय दल जो है वो राजनीतिक दलों के हिस्से भी बन रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया राजनीतिक दल कैसे गठन करती है, तो जब कोई भी पार्टी क्षेत्रीय दल भी कोई पार्टी है, अगर वो राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% हासिल करती है, ठीक है, और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है, तो उसको अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में जो मान्यता मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका डिफरेंसेस बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं। और यहाँ पे जो प्लेलिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर आई हुई है इसको आप जरूर देख लें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।